आज का विषय है पॉलीमर या बहुलक। बहुलकों के वर्गीकरण को जानने से पहले पॉलीमर या बहुलक शब्द की उत्पत्ति या ओरिजिन के बारे में जानते हैं। पॉलीमर में मर ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है यूनिट या पार्ट, और पॉली भी एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है मैनी या कई। अतः पॉलीमर ऐसे वृहद अणु को कहते हैं जिसमें छोटी इकाई, जिसे मोनोमर कहते हैं, जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाती हैं। दूसरे शब्दों में एकलक इकाइयां या मोनोमर यूनिट्स लंबी या श्रृंखला या चेन बनाती हैं। अतः मोनोमर्स पॉलीमर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स या रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स कहलाते हैं। मोनोमर्स सरल और क्रियाशील इकाइयां होती हैं जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर पॉलीमर्स बनाती हैं। इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहते हैं। पॉलीमर्स उच्च अणुभार वाले वृहद अणु होते हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसी कारण पॉलीमर्स से आधुनिक जीवन में अत्यंत क्रांति आई है। पॉलीमर्स का उपयोग प्लास्टिक बाल्टियां, कप प्लेट्स, बच्चों के खिलौने, कृत्रिम कपड़े आदि बनाने में होता है। पॉलीमर्स से समाज में बहुत बदलाव आया है। पॉलीमर्स ने जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बनाया है। पॉलीमर्स से बने अन्य सामान हैं ऑटोमोबाइल टायर्स, पैकेजिंग बैग्स, गियर्स, सील्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। पॉलीमर 4 प्रकार के उद्योगों या इंडस्ट्रीज का आधार होते हैं: प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स और पेंट्स और वार्निशेस। पॉलीमर्स को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, बहुलीकरण प्रक्रिया के आधार पर और आणविक बलों के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पॉलीमर को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं: प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर, अर्धकृत्रिम बहुलक या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, कृत्रिम बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर्स। प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर पौधों या जानवरों से प्राप्त होते हैं। हमारे खाद्य पदार्थ, कपड़ा या आश्रय की आवश्यकता को काफी हद तक पूर्ण करते हैं, जैसे प्रोटीन्स, सेलुलोज, स्टार्च, सिल्क, वूल, रेजिन और रबर। अर्धकृत्रिम या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक के व्युत्पन्न होते हैं। इन्हें प्राकृतिक बहुलकों के रासायनिक उपचार या केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है। यह प्रकृति में नहीं पाए जाते। इनके उदाहरण हैं सेलुलोज एसीटेट या रेयॉन और सेलुलोज नाइट्रेट, जो कि अत्यंत ज्वलनशील होता है। सेलुलोज एसीटेट या रेयॉन वुड पल्प यानी लकड़ी के गूदे के रासायनिक उपचार से प्राप्त होता है, जिसमें प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज होता है। यह देखने में सिल्क जैसा होता है, इसलिए इसे कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। कृत्रिम बहुलक या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन, फाइबर्स जैसे नायलॉन और सिंथेटिक रबर जैसे नियोप्रिन। पॉलीमर्स के निर्माण व उपयोग ने अत्यंत सामाजिक व आर्थिक विकास किया है।
संरचना के आधार पर पॉलीमर्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है: रेखीय या लीनियर पॉलीमर, शाखित या ब्रांच पॉलीमर, क्रॉसबंध या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। आइए इनकी संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। रेखीय या लीनियर पॉलीमर लंबी व सीधी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या HDPE और पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC। शाखित बहुलकों या ब्रांच्ड पॉलीमर में सीधी श्रृंखलाओं के साथ साथ कुछ शाखाएं भी होती हैं। शाखित बहुलकों के उदाहरण हैं लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन या LDPE। क्रॉसबंध बहुलकों को नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। इसमें श्रृंखलाएं आपस में मजबूत सहसंयोजक बंध से जुड़ी होती हैं। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए मोनोमर्स में 2 या 3 क्रियात्मक समूह होने आवश्यक हैं, अर्थात इनमें एक से अधिक सक्रिय केंद्र होने चाहिए। इसके कुछ उदाहरण हैं बेकेलाइट, मेलेमाइन। बहुलीकरण की प्रकृति के आधार पर पॉलीमर्स 2 प्रकार के होते हैं: योगात्मक बहुलक या एडिशन पॉलीमर, संघनन बहुलक या कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर 2 या 3 बंध युक्त मोनोमर यूनिट्स के बार बार योग के फलस्वरूप बनते हैं। क्रिया में पाई बॉन्ड टूटता है। इन्हें चेन ग्रोथ पॉलीमर या श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। जैसे इथिलीन, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यह बहुलीकृत होकर पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन बनाता है, जिसमें सभी एकल बंध या सिंगल बॉन्ड होते हैं। पॉलीथीन एक समबहुलक या होमोपॉलीमर है। संघनन बहुलक या कंडेंसेशन पॉलीमर 2 भिन्न एकलक इकाइयों के योगात्मक बहुलीकरण से प्राप्त होते हैं। इन्हें कोपॉलीमर भी कहते हैं। आइए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के उदाहरण को साधारण मॉडल द्वारा चित्रित करते हैं। पहले चित्र में कई और समान इकाइयां हैं, अतः यह चित्र होमोपॉलीमर को प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरे में ABAB पैटर्न है, अतः यह कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर के 2 मुख्य उदाहरण हैं ब्यूना S और ब्यूना N। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन ब्यूना S की मोनोमर यूनिट्स हैं, अतः 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के योगात्मक अभिक्रिया से बनता है, अर्थात ब्यूना S एक कोपॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर को क्रम वृद्धि बहुलक या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। यह 2 या 3 क्रियात्मक समूहों वाली एकलक इकाइयों की संघनन क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल यह एक द्विक्रियात्मक अणु है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रॉक्सी ग्रुप्स होते हैं। संघनन बहुलीकरण में एक छोटे अणु का विलोपन होता है। यह छोटा अणु या तो जल हो सकता है या अल्कोहल या HCl अणु होता है। यहां इथिलीन ग्लाइकॉल की टेरिथैलिक एसिड से क्रिया दिखाई गई है। यह दोनों आपस में क्रिया कर पॉलीइथिलीन टरथैलेट या PET बनाते हैं। जब दोनों अणु जुड़ते हैं तो H2O अणु का निष्कासन होता है। इसके मुख्य उदाहरण हैं
टेरिलीन या पीईटी या डेक्रॉन, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। बताइए दोनों संरचनाओं में कौन सी संरचना संघनन बहुलक के लिए उपयुक्त है और कौन सी योगात्मक बहुलक के लिए। मोनोमर ए संघनन बहुलक बनाएगा क्योंकि इसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं। यह केवलार जो कि एक पॉलीएमाइड है कि 2 में से एक एकलक इकाई है। मोनोमर बी, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अतः यह योगात्मक बहुलक बनाएगा। मोनोमर बी पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमर की मोनोमर यूनिट है जो कि कालीन, कंबल, कपड़े आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को 4 भागों में विभाजित करते हैं: इलास्टोमर, फाइबर्स या रेशे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। चलिए एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार उनके आणविक बल उनके भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। इलास्टोमर, यह रबर जैसे ठोस पदार्थ होते हैं और रबर जैसे ही गुण होते हैं। इन पर वाह बल लगाकर यदि छोड़ दिया जाए तो यह पुनः अपनी आकृति ले लेते हैं। इलास्टोमर में श्रृंखला या चेन बहुत कमजोर अंतरा आणविक बलों द्वारा बनी हुई होती है। उनमें कुछ क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है। कुछ इलास्टोमर्स कोपॉलीमर होते हैं। इलास्टोमर्स के कुछ उदाहरण हैं: ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रिन एंड रबर। फाइबर्स या रेशे धागे बनाने वाले ठोस होते हैं, अर्थात इन बहुलकों को लंबे पतले धागों के रूप में लंबा किया जा सकता है। धागों में उच्च तनाव सामर्थ्य व उच्च मॉड्यूलस होता है, अर्थात ये बहुत मजबूत होते हैं। श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि श्रृंखलाओं को क्लोज पैक स्ट्रक्चर या निबिड़ संकुल संरचना देती है। उदाहरण है नाइलॉन 66 और पॉलिएस्टर। आइए इसमें देखें कि कौन सा चित्र इलास्टोमर और कौन सा फाइबर के लिए उपयुक्त है। पहला चित्र फाइबर का है। श्रृंखला में निबिड़ संकुल व्यवस्था या क्लोज पैक स्ट्रक्चर है जिसके कारण संरचना की क्रिस्टल प्रकृति होती है। हाइड्रोजन बंध श्रृंखलाओं को सघन करते हैं। दूसरा चित्र इलास्टोमर का है। इसमें भी कुछ क्रॉस लिंकिंग होती है। इसमें श्रृंखला के बीच में अंतरा आणविक बल कमजोर हैं व श्रृंखला क्लोजली पैक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वह होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडे होने पर कड़े हो जाते हैं तथा अपने गुणों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में कुछ सीधी और कुछ शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। इलास्टोमर्स और फाइबर की तुलना में अंतरा आणविक बल मध्यम होते हैं। गर्म करने पर चेन एक दूसरे को छोड़ देती हैं और पदार्थ कम दृढ़ हो जाता है। गर्म व ठंडा करने पर रासायनिक प्रकृति में बदलाव नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन या पॉलीथिलीन, टेफ्लॉन या पॉलीविनाइल
क्लोराइड या पीवीसी। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एक बार सेट होने के बाद स्थायी रूप से कठोर हो जाते हैं और पुनः इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः यह वह प्लास्टिक है जो गर्म करने पर कठोर पदार्थ में बदल जाते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में श्रृंखलाएं क्रॉसलिंक्ड व बहुत ज्यादा शाखित या ब्रांच्ड होती हैं। गर्म करने पर और ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। इसी कारण इस प्लास्टिक को रीमोल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रृंखला पृथक नहीं हो पाती है। अत्यधिक गर्म करने पर बंध विघटित हो जाते हैं। इसलिए रिसाइकिल कर इनको पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते। उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखिए, बेकेलाइट में अत्यधिक क्रॉस लिंकिंग है। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया था कि मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स या बहुलक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहते हैं। अब हम बहुलीकरण प्रक्रिया के आधार पर या संश्लेषण विधि के आधार पर बने बहुलकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर पॉलीमराइजेशन दो प्रकार का होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आइए अब एडिशन पॉलीमराइजेशन को विस्तृत रूप से जानते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर के अणु जैसे एल्कीन या एल्काडाइन मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। ऐसा पॉलीमर एडिशन पॉलीमर कहलाता है। इस प्रकार पॉलीमराइजेशन में अनेक पद होते हैं। प्रत्येक पद में एक क्रियाशील अणु बनता है जिसे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। यह मुक्त मूलक हर पद में एक नया मुक्त मूलक बनाता है। और इस प्रकार अणु लंबाई में बढ़ता जाता है। इसलिए इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आइए इसकी क्रियाविधि देखते हैं। योगात्मक बहुलीकरण में मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल बनते हैं। मुक्त मूलक एक उदासीन क्रियाशील स्पीशीज होते हैं जिन पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल दिखाया गया है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है। इसमें 3 पद होते हैं। प्रथम पद है श्रृंखला प्रारंभक पद या चेन इनिशिएशन स्टेप। इस पद में बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे अणु प्रकाश की उपस्थिति में समांश विदलन या होमोलिटिक फिशन करते हैं तथा 2 मुक्त मूलक बनते हैं। इन मुक्त मूलक को पुनः विघटन होता है और फेनिल मूलक और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह फेनिल मूलक मोनोमर जैसे इस केस में इथीन से क्रिया करता है और पुनः एक और मुक्त मूलक बनाता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का अगला स्टेप है चेन प्रोपोगेशन स्टेप या वेग संचरक पद। चेन इनिशिएशन स्टेप में बना हुआ मुक्त मूलक एक और इथीन अणु से क्रिया कर एक और नया और बड़ा मुक्त मूलक बनाता है। इस प्रकार अभिक्रिया चलती रहती है
और एल्काइल चेन लंबी और लंबी और लंबी होती जाती है। तीसरे पद यानी चेन टर्मिनेशन स्टेप अंतिम पद होता है। इसे श्रृंखला समापन पद भी कहते हैं। श्रृंखला तब समाप्त होती है जब उत्पाद मुक्त मूलक अर्थात प्रोडक्ट फ्री रेडिकल एक अन्य मुक्त मूलक से जुड़ जाता है। कोई भी दो मुक्त मूलक मिल जाने के बाद श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण योगात्मक बहुलकों के बनाने की विधियां और उनके उपयोगों को जानते हैं, जैसे LDPE, HDPE, टेफ्लॉन और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब प्रत्येक को अलग अलग लेते हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन या LDPE को प्राप्त करने के लिए इथीन को उच्च दाब पर और 350 से 570 केल्विन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में ऑक्सीजन या परऑक्साइड जैसे बेंजोइल परऑक्साइड को लेते हैं। यहाँ LDPE बनने की क्रिया दिखाई गई है। LDPE एक बहुशाखीय संरचना होती है, यानी ब्रांच्ड संरचना होती है। उसमें फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है। शाखाएं और ब्रांचिंग इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर देता है। अतः इससे बनी प्लास्टिक नरम व मुलायम प्रकृति की होती है। LDPE रासायनिक दृष्टि से अक्रिय, मजबूत और लचीले और विद्युत के कुचालक होते हैं। LDPE इलेक्ट्रिकल वायरिंग के इंसुलेशन में प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा स्क्वीज बॉटल, खिलौने, फ्लेक्सिबल पाइप्स आदि बनाने में यह प्रयुक्त होते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन या HDPE भी ऐसा पॉलीमर है जो इथेन मोनोमर से ही बनाया जाता है। HDPE बनाने के लिए इथीन को हाइड्रोकार्बन विलायक में जिगलर नाटा कैटेलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप पर जैसे 333 से 343 डिग्री केल्विन पर व उच्च दाब यानी 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर गर्म करते हैं। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण होता है। जब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोकार्बन विलयन में मिलाया जाता है तो हेट्रोजीनियस प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, जो इथीन को बहुलीकृत करने में काम आता है। इस प्रकार बने उत्प्रेरक में एक रिक्त कक्षक होता है या एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जो इथीन के डबल बॉन्ड से कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अभिक्रिया की इस अवस्था में रेखीय बहुलक या लीनियर पॉलीमर बनते हैं, जो उच्च घनत्व के व निबिड़ संकुल संरचना के यानी क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं। HDPE एक कठोर व मजबूत होता है। यह बाल्टियां, डस्टबिन्स, बॉटल्स व पाइप्स बनाने के काम आता है। टेफ्लॉन यह भी एक ऑडिशन पॉलीमर का उदाहरण है। टेफ्लॉन की संरचना यहां दिखाई जा रही है। क्या आप टेफ्लॉन के स्ट्रक्चर से उसके मोनोमर को पहचान सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि टेफ्लॉन एक एडिशन पॉलीमर है, अतः इसकी संरचना यह सजेस्ट करती है कि एक मोनोमर में एक डबल बॉन्ड व 4 फ्लोरीन होने चाहिए, अतः मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन होगा। पूरी समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं। टेफ्लॉन
पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का व्यापारिक नाम है। टेफ्लॉन बनाने के लिए टेट्राफ्लोरोइथीन को मुक्त मूलक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं। टेफ्लॉन केमिकली इनर्ट होते हैं व कोरोसिव पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इनका उपयोग ऑयल सील्स, गास्केट के लिए किया जाता है, लेकिन इनका सर्वाधिक उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर में किया जाता है। टेफ्लॉन कोटिंग 300 डिग्री से अधिक ताप पर विघटित हो जाती है, अतः इनके बर्तनों का उपयोग उच्च ताप पर नहीं करना चाहिए। कोटिंग को स्क्रैच नहीं करना चाहिए, इसलिए इसके साथ लकड़ी की स्पैचुला का प्रयोग किया जाता है। कोटिंग हटने के बाद इसे बदल देना चाहिए। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, इस बहुलक को परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल व्यापारिक रूप से एक महत्वपूर्ण एक्राइलिक फाइबर है। इसका व्यापारिक नाम ओरलॉन व एक्रिलॉन होता है। यह एक्राइलिक फाइबर कोमल व लचीले लॉफ्टी यार्न होते हैं। इस फाइबर के गुण वूल अर्थात ऊन से मिलते जुलते होते हैं, अतः इसका उपयोग स्वेटर आदि में किया जाता है। यह एक्राइलिक फाइबर धब्बा, रसायन, कीड़ा व कवक आदि के लिए प्रतिरोधी होते हैं। पॉलीस्टाइरीन भी एक एडिशन पॉलीमर है जो स्टाइरीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खुलकर व बहुलीकृत होने से बनता है। इसे स्टायरोफोम भी कहते हैं। अब आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पर। इसमें दो मोनोमर यूनिट जुड़ती हैं और छोटे अणु जैसे वाटर, अमोनिया व एल्कोहल का निष्कासन होता है। ऐसे पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक कहते हैं। संघनन बहुलक दो मोनोमर यूनिट जिसमें दो क्रियात्मक समूह होते हैं के लगातार संघनन के फलस्वरूप बनते हैं। इसमें भी योगात्मक बहुलीकरण की तरह कई स्टेप्स होते हैं, लेकिन भिन्नता यह है कि प्रत्येक पद दूसरे पद से स्वतंत्र होता है। क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसमें भी दो क्रियात्मक समूह होते हैं, अतः यह पुनः दूसरे मोनोमर से क्रिया करता है और क्रिया चलती रहती है। इसे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने की विधियां और उनके उपयोग के बारे में जानते हैं। पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मुख्य संघनन बहुलक होते हैं। पॉलीअमाइड ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसमें एमाइड लिंकेज होते हैं। पॉलीअमाइड दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक या नेचुरल जैसे प्रोटीन और कृत्रिम या सिंथेटिक जैसे नायलॉन। नायलॉन व्यापारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक फाइबर होता है। पॉलीएमाइड प्राप्त करने के लिए डायामीन और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया करवाते हैं। इसमें एमाइड लिंकेज बनता है। नायलॉन के कई रूप संश्लेषित किए जा चुके हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है नायलॉन 6,6। इसके लिए एडिपिक एसिड या 1,6-हेक्सेन डायोइक एसिड की क्रिया हेक्सामिथिलीन डायामीन या 1,6-डाइअमीनोहेक्सेन से
553 यानी 553 डिग्री केल्विन पर व उच्च दाब पर करते हैं। इस बहुलक को नायलॉन 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रत्येक मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन एडिपिक एसिड में और 6 कार्बन हेक्सामिथिलीन डायमीन में। नायलॉन 66 का उपयोग नायलॉन शीट्स, ब्रशेस के ब्रिसल्स, नायलॉन फैब्रिक्स और टायर कॉर्ड में किया जाता है। एक अन्य मुख्य नायलॉन है नायलॉन 6। यह एक सिंथेटिक फाइबर है जो नायलॉन 66 से काफी मिलता है। इसको प्राप्त करने के लिए कैप्रोलैक्टम को पानी के साथ उच्च ताप पर 533 से 543 केल्विन पर काफी देर तक गर्म किया जाता है। इसका व्यापारिक नाम परलोन एल है। इसको टायर कॉर्ड, फैब्रिक व प्लास्टिक रस्सी में उपयोग किया जाता है। आइए एक और पॉलीएमाइड केवलार का उदाहरण लेते हैं। पैराफेनिलीन डायमीन और टेरिथेलोइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीएमाइड चेन बनाती है जिसमें 1,4 लिंकेज होते हैं और HCl का निष्कासन होता है। केवलार फाइबर बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि चेन्स के बीच में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। केवलार का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इसके अन्य उपयोग हैं बोट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसे टेनिस रैकेट और पंक्चर रेजिस्टेंट बाइसिकल टायर। पॉलिएस्टर यह भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एक महत्वपूर्ण ग्रुप है। इसे बनाने के लिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया डायोल से करवाई जाती है। डेक्रॉन एक पॉलीइथिलीन टरथैलेट या PET का व्यापारिक नाम है। इसे बनाने के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल की टेरिथैलिक एसिड के साथ 420 to 460 डिग्री केल्विन पर जिंक एसीटेट व एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है। PET की स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट को यहां दिखाया गया है। डेक्रॉन क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, अर्थात इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें कॉटन या वूल के साथ ब्लेंड करके कपड़े बनाए जाते हैं। इसे सेफ्टी हेलमेट में ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल अर्थात ग्लास को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनाने के लिए प्रथम पद में यानी फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड का फिनॉल के साथ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संघनन करवाया जाता है। फलस्वरूप ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव बनते हैं। दूसरे पद में हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव फिनॉल के साथ क्रिया करके ऐसा व्युत्पन्न या डेरिवेटिव बनाते हैं जिसमें रिंग्स मिथिलीन ग्रुप से जुड़ी होती हैं। जैसे यहां रेखीय संरचना या लीनियर स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसे नोवेलेक कहते हैं। इसका उपयोग पेंट्स में होता है। नोवेलेक जब फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करता है तो चेन्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। यह क्रॉस लिंक्ड रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेकेलाइट का है। यह सबसे पहला कृत्रिम बहुलक है। बेकेलाइट का उपयोग कंघा, फोनोग्राम रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस आदि में किया जाता है। इसका उपयोग पोर्सिलीन के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी किया जाता है, जैसे गेम पीसेस। एक और मुख्य कंडेंसेशन पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर।
इसे बनाने के प्रथम पद में मेलेमीन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से होती है और एक रेजिन इंटरमीडिएट बनता है। यह रेजिन इंटरमीडिएट कंडेंसेशन पॉलीमराइज होकर मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनाता है। मेलेमाइन अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम आता है, लेकिन इसमें दरारें पड़ जाती हैं और स्क्रैच पड़ जाते हैं और यह माइक्रोवेव सेफ भी नहीं होते। इनका उपयोग फायर प्रूफ जैकेट बनाने में भी किया जाता है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक बार पीछे जाते हैं और एडिशन पॉलीमर पर आते हैं। हम जानते हैं कि AB पैटर्न वाले कोपॉलीमर व AA पैटर्न वाले पॉलीमर होमोपॉलीमर कहलाते हैं। आइए इसमें होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर को पहचानते हैं। चित्र ए ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर है, अर्थात ब्यूना एस। इसके मोनोमर हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन। चित्र बी होमोपॉलीमर पॉलीस्टायरीन है जो स्टायरीन मोनोमर से बना है। एक उपयुक्त उदाहरण लेकर यह समझते हैं कि किस प्रकार कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर अपने गुणों में भिन्न होते हैं। कोपॉलीमर ब्यूना एस इलास्टोमेरिक और टफ होता है, जैसा कि बाइसिकल टायर में दिखाया गया है। इसके विपरीत होमोपॉलीमर पॉलीस्टायरीन ब्रिटिल या भंगुर होता है। अर्थात कोपॉलीमर होमोपॉलीमर की तुलना में बेहतर फिजिकल व मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। कोपॉलीमर में भी मोनोमर यूनिट डिफरेंट होने से गुणों में फर्क आता है। जैसे स्टायरीन 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ पॉलीमर को मजबूती प्रदान करता है, जबकि एक्राइलोनाइट्राइल के साथ पॉलीमर को रेजिस्टेंट टू इंपैक्ट यानी टक्कर के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। ब्यूटाडाइन स्टायरीन पॉलीमर टायर्स, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर्स व केबल इंसुलेशन आदि में प्रयुक्त होते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक और महत्वपूर्ण फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है जो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या संघनन बहुलीकरण से बना हुआ अत्यंत औद्योगिक महत्व का पदार्थ है। इसे बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में कम ताप पर यूरिया को घोल लिया जाता है और संघनन करवाने के लिए 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। संघनन प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। पिछली स्लाइड में दिखाए गए पॉलीमिथलॉल यूरिया की पॉलीमर चेन में NH समूह, जो कि येलो कलर से हाइलाइटेड हैं, फॉर्मेल्डिहाइड अणु के साथ क्रिया करके क्रॉस लिंकिंग करते हैं और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का निर्माण होता है। परिस्थिति के आधार पर यह जल में विलेय या अविलेय हो सकते हैं तथा थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी हो सकते हैं। इनका उपयोग क्रीज बने रहने वाले वस्त्रों के निर्माण में व एडहेसिव आदि में किया जाता है। इपॉक्सी रेजिन, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला रेजिन और दूसरा कठोरक या हार्डनर। इपॉक्सी रेजिन बनाने के लिए बिसफिनॉल ए का संघनन इपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं।
इस बहुलक में CH2Cl समूह मुक्त हैं जो अमीनो समूह से संघनित हो सकते हैं। अतः इन रेजिन की अभिक्रिया किसी पॉलीअमीन से कराई जाती है तो क्रॉस बंधों द्वारा ये परस्पर बंध जाते हैं और एक कठोर पदार्थ का निर्माण करते हैं। बाजार में यह एमसील, एरल्डाइट आदि के नाम से बिकते हैं। पॉलीयूरेथेन्स डाईआइसोसाइनेट की डायोल के साथ अभिक्रिया से बनाए जाते हैं, जैसे हेक्सामिथिलीन डाईआइसोसाइनेट और टेट्रामिथिलीन ग्लाइकॉल के संघनन से पॉलीयूरेथेन बनता है। ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर होते हैं, अतः यह कंघा बनाने में प्रयुक्त होते हैं। डाईआइसोसाइनेट की अधिक मात्रा से क्रॉस बंध बन जाते हैं और रबर जैसा उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जूतों के सोल, टायर्स आदि में किया जाता है। अब हम रबर या इलास्टोमर का विस्तृत अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक रबर एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी होती है। यह पेड़ की छाल से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। रबर का लेटेक्स पानी में कोलॉइडी परिक्षेपण होता है। आइसोप्रीन जो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन होती है, बहुलीकृत होकर सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन बनाती है जो प्राकृतिक रबर होती है। अतः प्राकृतिक रबर 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन का रेखीय बहुलक होता है। श्रृंखलाएं आपस में बहुत कमजोर वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़ी रहती हैं, इसलिए यह इलास्टिक व अक्रिस्टलीय होता है। पॉलीमर चेन्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। प्राकृतिक रबर को खींचा जा सकता है। खींचने पर चेन्स बाह्यबलों की दिशा में संरेखित हो जाती हैं और जब बाह्यबल हटा दिया जाता है तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। अनउपचारित रबर काफी चिपचिपी होती है। यह उच्च ताप पर 335 डिग्री केल्विन से ज्यादा मुलायम हो जाती है, लेकिन निम्न ताप पर 283 डिग्री केल्विन से कम पर ब्रिटल या भंगुर होती है और अध्रुवीय विलायकों में विलेय व ऑक्सीकारक अभिकर्मकों के प्रति संवेदनशील होती है। प्राकृतिक रबर का यह गुण इसके उपयोगों को सीमाओं में बांध देता है। अतः इसके गुणों को सुधार करने के लिए इसको वल्कनीकृत या वल्कनाइज किया जाता है। अधिकतर उपयोग में आने वाली रबर वल्कनाइज्ड रबर होती है। वल्कनीकृत करने के लिए नेचुरल रबर को सल्फर के साथ 373 to 415 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में डबल बॉन्ड की रिएक्टिव साइट, जिसे एलाइलिक पोजीशन कहेंगे, पर सल्फर क्रॉस लिंक बनाते हैं। इस प्रकार रबर कठोर हो जाती है। रबर के गुणों में सुधार करने के लिए उसमें कुछ एक्सेलरेटर व एक्टिवेटर्स मिलाए जाते हैं। यह वल्कनीकृत रबर की संभावित संरचना है। इसमें दो प्रकार के क्रॉसलिंक्स हैं, विनाइलिक व एलाइलिक स्थितियों पर। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। बाह्यबल लगाने पर यही क्रॉसलिंक्स रबर को अपनी आकार बनाए रखने में मदद करते हैं। वल्कनीकृत रबर प्राकृतिक रबर की तरह चिपचिपी नहीं होती। इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी उच्च तन्य सामर्थ्य होती है, काफी ताप परास्तक उपयोगी होती है व घर्षण प्रतिरोधी होती है। इसके अनेक उपयोग हैं। सर्वाधिक उपयोग कार टायर्स व जूते के सोल बनाने में होता है। कई कृत्रिम रबर भी विकसित किए जा चुके हैं जो प्राकृतिक रबर की तुलना में काफी लचीले, कठोर व स्थायी होते हैं।
कोई भी रबर जैसा बहुलक जिसे वल्कनीकृत किया जा सके कृत्रिम रबर कहलाता है। अर्थात कृत्रिम रबर इलास्टोमेरिक होने चाहिए, अर्थात खींचने पर लंबे और छोड़ने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाने चाहिए। नियोप्रिन एक कृत्रिम रबर का उदाहरण है। यह एक समबहुलक है जो क्लोरोप्रीन एकलक इकाइयों से बनता है। क्लोरोप्रीन मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा योगात्मक बहुलक से नियोप्रिन बनाता है। नियोप्रिन वेजिटेबल और मिनरल्स ऑयल्स का प्रतिरोधी होता है। यह कन्वेयर बेल्ट्स, गास्केट्स, होजेस बनाने के काम आता है। एक और महत्वपूर्ण कृत्रिम रबर है ब्यूना एन। इसे नाइट्राइल रबर भी कहते हैं। यह 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के योगात्मक बहुलीकरण से बनता है। इसके लिए परऑक्साइड उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। पूरी समीकरण यहां दर्शाई गई है। ब्यूना एन पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल या स्नेहक तथा कार्बनिक विलायकों का प्रतिरोधी होता है। अतः इसका उपयोग ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग आदि में किया जाता है। नॉन लेटेक्स डिस्पोजेबल ग्लव्स बनाने में भी इसका उपयोग होता है। पॉलीमर्स के अधिकतर गुण उनके अणु भार से निर्धारित होते हैं, जैसे विस्कोसिटी या श्यानता, टेंसाइल स्ट्रेंथ या तन्यता और टफनेस या कठोरता। जितने अच्छे भौतिक गुण होंगे उतना ही अधिक व्यापारिक उपयोग होगा। अतः पॉलीमर के अणु भार का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं पॉलीमर उच्च अणु भार वाले होते हैं। उसमें रिपीटिंग मोनोमर यूनिट्स का क्रम और श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न हो सकती है, जो पॉलीमर के व्यवहार को निर्धारित करती है। दूसरे शब्दों में बहुलक का या पॉलीमर का व्यवहार अभिक्रिया मिश्रण में एकलक इकाई की उपलब्धता और इकाई के जुड़ने के क्रम पर निर्भर करता है। अतः बहुलक के औसत अणुभार या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का निर्धारण किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सूत्र है बहुलक का कुल अणुभार डिवाइडेड बाय बहुलक अणुओं की कुल संख्या। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को MW से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र यहां दर्शाया गया है। हम कई विधियों से अणुभार निर्धारण कर सकते हैं, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन विस्कोमेट्री, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और अंत में बहुलकों के वर्गीकरण की पुनः एक झलक। और ये है बहुलकों का संक्षिप्त विवरण, अर्थात इससे हम प्रत्येक बहुलक को कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे नाइलॉन 6,6 एक ऐसा कृत्रिम रेखीय बहुलक है जो एडिपिक एसिड और 1,6-हेक्सेन डायमीन के संघनन से फाइबर या रेशा बनाता है, जिसमें
पॉलीएमाइड लिंकेज होते हैं।